Hello students, this is our YouTube channel of Supreme 60 and my name is Suez Bajpai and today I am going to tell you the basic concept of electric flux. In previous lecture I have already talked about the area vector concept, clear, and something about some basic concepts of electric flux. Okay, so in this lecture the points that we have to cover are area vector, clear, area vector, electric flux and Gauss law. Today we will also cover the Gauss law, in which we will see the electric flux of a solid sphere, clear. तो इन सब चीज़ों की भी बात हम करेंगे. एरिया वेक्टर की हम कुछ बातें कर चुके हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे, ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम देखेंगे कि अभी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं पता है. फॉर एग्जांपल एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी है, क्लियर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, क्लियर. उसकी वजह से उसके इनसाइड मींस स्फेयर के अंदर, स्फेयर की सरफेस पे और स्फेयर के बाहर आउटसाइड, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं पता है, क्लियर. तो इसका क्या फॉर्मूला है ये हम गॉस लॉ की मदद से देखेंगे. पहले समझेंगे गॉस लॉ क्या है. एक फंडामेंटल लॉ है, क्लियर, एक फंडामेंटल लॉ है जिसका जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, क्लियर, जिसकी कोई प्रूविंग नहीं है ना. तो उसके बारे में समझेंगे गॉस लॉ, ठीक. फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. उसके बाद आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर और द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, क्लियर. इन सब की बात हम आज करने वाले हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करने पहले थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो आप अभी तक समझते थे कि एरिया वेक्टर, एरिया जो है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी तक आपको ये पता था, है ना. तो अब आप समझने की ये कोशिश करो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्लियर. क्यों नहीं है समझते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड है ना, इस बोर्ड का अपना एरिया है, क्लियर. तो एरिया की एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है. क्यों? क्योंकि इस तरह समझिए कि ये बोर्ड अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्लियर, तब हम बोलेंगे कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो वर्टिकली अपवर्ड है, क्लियर. और अभी इस बोर्ड का जो एरिया वेक्टर है वो आउटसाइड द बोर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बोर्ड है, क्लियर. तो ये समझने वाली बात है कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया होगा, ठीक है. और दूसरी चीज ये कि वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से एरिया वेक्टर को ऑब्जर्व कर रहा है, क्लियर. अगर मान लीजिए हम बात करें इस बोर्ड का एरिया, क्लियर, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर, ठीक. तो इस बोर्ड का जो एरिया है, ठीक है, वो आपको यहाँ से भी दिख सकता है और पीछे से भी दिख सकता है, क्लियर. तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बोर्ड तो होगा, है ना, लेकिन परपेंडिकुलर टू द सरफेस दो डायरेक्शन है अभी भी, एक इस साइड है और एक इनटू द बोर्ड, क्लियर. दो डायरेक्शन है. तो कौन सी डायरेक्शन हम लेंगे वो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर. तो स्टूडेंट्स अभी हमने काफ़ी बातें कर ली हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब बात कर ली है, ठीक है. उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे. डायपोल के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है, ठीक है. इसके बाद अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं, मेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एरिया वेक्टर के बारे में, है ना. समझने की कोशिश करते हैं ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्लियर. अभी तक जो आप जानते थे कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, वो चीज़ एकदम गलत है, ठीक. क्योंकि अब आप पढ़ने वाले हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. तो उसके पहले ये समझना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर. क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि आप इस तरह समझिए कि भाई एक एरिया इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, क्लियर, ठीक, और एक एरिया इस तरह से वर्टिकल है, क्लियर. तो दोनों एरिया में एक डायरेक्शन भी है, क्लियर. हम बोल रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है और ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है और ये सरफेस वर्टिकल है, क्लियर. तो कहीं ना कहीं एक एरिया के साथ एक डायरेक्शन रिलेटेड है ना. तो समझने की कोशिश करते हैं कि एरिया की डायरेक्शन एक्चुअली होगी क्या, है ना. तो समझिए इस तरह से कि अगर इस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, क्लियर. अगर हम इस वॉल की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, क्लियर. मींस जो भी एरिया है उसके साथ जो एरिया वेक्टर एसोसिएटेड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी
वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। क्लियर, पहली चीज वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, और दूसरी चीज वो जो डायरेक्शन होगी वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। क्लियर, ये एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है और इस सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं। क्लियर, एज यू ऑल नो इस सिलेंडर की 3 सरफेस हमें दिख रही हैं, जिसमें से 2 सरफेस इसकी फ्लैट हैं और एक सरफेस इसकी कर्व्ड है। क्लियर, तो समझते हैं। इन सरफेस को मैं नाम दे देता हूं। तो दिस विल बी सरफेस 1, दिस विल बी सरफेस 2 एंड दिस विल बी सरफेस 3। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हमने नाम दे दिया है सरफेस 3। क्लियर है, तो इधर फोकस कीजिए कि भाई अगर हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए हम सिलेंडर के बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि ये जो एरिया है इसके साथ जो एसोसिएटेड एरिया वेक्टर होगा, इन हर अलग अलग तीनों एरिया के साथ जो 3 एरिया के वेक्टर्स होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, तो चलिए पहले हम इस सरफेस 1 को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सरफेस 1 को देखोगे तो वो यहाँ से आपको इस तरीके से दिखेगी। इसका मतलब ये जो सिलेंडर की सरफेस है, ये जो सिलेंडर की सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा। क्लियर, अगर ये सिलेंडर इस तरह से है, ठीक है, तो इस सिलेंडर की जो ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो होना ही है। क्लियर, अब ये इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप बाहर से ऑब्जर्व करोगे, क्लियर, अगर आप बाहर से ऑब्जर्व करोगे सिलेंडर की इस सरफेस को तो एरिया वेक्टर इस साइड होगा। क्लियर, अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो अंदर से तो इस सिलेंडर का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो अभी भी है, लेकिन इस बार वो इनसाइड हो जाएगा, इस बार वो इनसाइड हो जाएगा। मींस क्या है, सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई भी एरिया देख रहे हो, क्लियर, अगर आप कोई भी एरिया देख रहे हो उसके साथ जो एसोसिएटेड एरिया वेक्टर होगा, उसके साथ एसोसिएटेड जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका इस तरीके से होगा कि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो जाएगी, है ना। और दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट कि उसकी डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ होगी। क्लियर, अगर आप राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लियर, तो वो जो है तब भी इंडिकेट एरिया वेक्टर आपकी तरफ करेगा। अगर आप लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो एरिया को तब भी वो आपकी तरफ ही इंडिकेट करेगा। क्लियर, मींस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है। थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट है कि भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके साथ एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन एसोसिएटेड हो। डायरेक्शन की तो हमने बात कर ली, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा जो आप अभी तक पढ़ के आए हो। क्लियर, अगर हम एरिया के मैग्नीट्यूड की बात करें, एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो वही होगा जो अभी तक आप पढ़ के आए हो। मींस अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो वो अभी भी L इंटू बी होगा जैसा कि होता है। क्लियर, मैग्नीट्यूड आप पढ़ के आए हो। क्लियर, आपने एरिया की कभी डायरेक्शन पढ़ी नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर, एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वो बात अलग है कि आपने अभी तक सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड ही कंसिडर किया है हर जगह। क्लियर, अब ये पहला कंसेप्ट आप ऐसा पढ़ने जा रहे हो जहां पे आपको एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं उसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करनी होगी। क्लियर, उसकी डायरेक्शन पे भी फोकस करना होगा। क्लियर, तो वही कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आने के पहले हम कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं एरिया के बारे में। ठीक है, सपोज अगर हम इसी न्यूमेरिकल की इसी कंसेप्ट पे आ रहे हैं, इसी सिलेंडर वाले एग्जांपल को हम ले रहे हैं। क्लियर, तो अब आप खुद से बताइए कि अगर हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम इस सिलेंडर को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर, कोई अंदर नहीं है, सिर्फ हम बाहर से सिलेंडर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर, तो सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, 3 सरफेसेस हैं हमारे पास। क्लियर, तो इस सरफेस में आप बताइए कि एरिया वेक्टर तीनों के लिए क्या क्या होगा। क्लियर, चलिए समझिए। तो इसके लिए सरफेस 1 के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्लियर, और अगर हम सरफेस 3 की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मींस आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। हर जगह इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्लियर, मींस रेडियली आउटवर्ड कह सकते हैं हम, है ना। ये अगर सिलेंडर की रेडियस है तो इस कर्व्ड सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें, क्लियर, देन इट विल बी रेडियली
आउटवर्ड। क्लियर? हर पॉइंट पे सपोज ये एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, और ये कर्व सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कर्व सरफेस है। अगर आप इस कर्व सरफेस पे इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर देखोगे तो वो रेडियली आउटवर्ड है, इस पॉइंट पे देखोगे तो वो भी रेडियली आउटवर्ड है, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वो भी रेडियली आउटवर्ड है। क्लियर? आप इस कर्व सरफेस में, इसकी जो कर्व सरफेस है उसमें कहीं पे भी एरिया वेक्टर अगर ऑब्जर्व करना चाहते हो तो वो, ये याद रखो, वो रेडियली आउटवर्ड होगी। क्लियर? क्योंकि हर जगह जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? और अगर ये एरिया है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ये वाला वेक्टर। क्लियर? मींस एरिया के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होगा। क्लियर? दूसरी चीज कि अगर इस सरफेस 2 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब यहां से ऑब्जर्व करोगे। क्लियर? सिलेंडर के बाहर से, ठीक। तो अब इस बार एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा इस सरफेस के लिए। क्लियर? तो आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात इतनी है कि कोई भी एरिया है, अगर आपको उसका एरिया वेक्टर चाहिए, क्लियर, तो अपनी एक पोजीशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर? और एरिया वेक्टर जो होगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम इस वॉल की बात करते हैं, इस वॉल की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इस समय भी परपेंडिकुलर टू द वॉल और हमारी तरफ होगा। अगर हम इस रूफ की बात करते हैं, ठीक है, ये भी एक एरिया है, तो अगर हम इस रूफ की बात करते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो टुवर्ड्स अस एंड परपेंडिकुलर टू द रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको एरिया वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी स्फीयर की बात करते हैं, है ना, अगर हम किसी स्फीयर की बात करते हैं तो उसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो किसी, मान लीजिए ये एक जनरल स्फीयर है, ये एक जनरल स्फीयर है, और इस स्फीयर पे हम इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है? तो आप फिर से वही समझिए कि आपने ये छोटा सा एलिमेंट DA लिया और यहाँ पे ये जो एलिमेंट DA है, ये जो DA एरिया है, ये एरिया इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया है। क्लियर? और इस एरिया के लिए आपको एरिया वेक्टर निकालना है। तो इस छोटे से एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो अभी भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। मींस वो एरिया वेक्टर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। इस तरह से अगर आप सरफेस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से अगर आप सरफेस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं तो उस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। चाहे आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर चेक कर लीजिए। क्लियर? समझ रहे हैं? एक चीज और समझते हैं भाई, ये अगर मान लीजिए कोई जनरल एरिया है, ये एक शीट है, ये क्या है, एक शीट है ना, एक शीट है जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्लियर? मान लीजिए ये एक प्लेन शीट है जिसका एरिया वेक्टर आपको इस तरह से शो कर दिया गया। क्लियर? और आपको ये बता दिया गया है कि जो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बना रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा होगा, दैट विल बी थीटा, दैट विल बी थीटा। ठीक है? तो अब आप ये समझिए, अब आप अगर एक cos थीटा निकाल रहे हो तो उसका क्या मतलब है, मींस component of area vector in x axis, or we can say the component of area vector in the x direction. Clear? x axis. तो x axis ये है ना, जैसा कि आपको पता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, ठीक है, तो जिधर थीटा उधर cos आ जाएगा, जिधर थीटा उधर cos आ जाएगा, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन आ जाएगा। क्लियर? तो मतलब अगर आप यहाँ पे a को रिजॉल्व कर दो x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन में, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो ax आ जाएगा, ये जो ax आएगा, दिस विल बी नथिंग बट a cos थीटा। क्लियर? a cos थीटा, where a is the magnitude of area vector, where a is the magnitude of area vector। ये उसी तरीके से है, ये सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, जिस तरह से मान लीजिए हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। अभी तक हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स समझा था। मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और कोई फोर्स जो है ये एक जनरल डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? तो आप इस फोर्स को रिजॉल्व कर देते थे, याद है, इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर देते थे cos थीटा और
साइन थीटा लेके। क्लियर? ठीक उसी तरीके से हम इस एरिया को भी तो रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो एरिया है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो अब समझते हैं कि भाई जब हमने फोर्स को रिजॉल्व किया था, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये फिर से वाई एक्सिस है। क्लियर? और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि 5 न्यूटन का है और जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। समझ रहे होगे? एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो कि 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, क्लियर, एक्स एक्सिस से। अब आपको इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करना है, क्लियर, तो आपको मिल जाता है f cos 45, दिस विल बी f by √2 and here it will be f sin 45 means f by √2, f की वैल्यू 5 है। समझ गए होगे आप, है ना? इस तरीके से आपने इस 5 न्यूटन के फोर्स को दो फोर्सेस में जो कि आपस में वर्टिकल डायरेक्शन में, आपस में परपेंडिकुलर हैं, उन डायरेक्शन में आपने इस फोर्स को तोड़ दिया, दो फोर्सेस में। क्लियर? ठीक उसी तरीके से आप इस एरिया वेक्टर को भी दो अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, है ना? तो समझते हैं, ये आपने एक्स एक्सिस में a cos थीटा ब्रेक किया, क्लियर, ये वेक्टर a cos थीटा आ गया जो कि एक्स एक्सिस में, और दूसरा वेक्टर आपका आ जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा। आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देखेंगे। ये आपका एक एरिया था, ठीक है, एक शीट थी जिसका एरिया a है, क्लियर, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसे। क्लियर है? ठीक, तो मतलब ऑब्जर्वर जो होगा आपका वो कहीं यहां पे होगा, है ना? यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? यहां पे इस डायरेक्शन में भी हो सकता था और इस डायरेक्शन में भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अगर यही चीज आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे होते तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होता। क्लियर? तो आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब बेसिक बन रहा होगा आपका कि एरिया वेक्टर हम कब किस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक, अब जो हम समझ रहे हैं वो समझते हैं कि ये एरिया वेक्टर आपका आया a। अब आपने इस एरिया वेक्टर को जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, ये गिवन है हमें, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। अब इस एरिया वेक्टर को हम रिजॉल्व करने वाले हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो चलिए रिजॉल्व करते हैं। a को रिजॉल्व किया तो a cos थीटा हो गया एक्स एक्सिस में और y एक्सिस में हो गया a sin थीटा। अब समझते हैं कि ये फिजिकली बता क्या रहा होगा। भाई ये a cos थीटा हमें फिजिकली एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है ना? तो देखिए, ये आपका एरिया वेक्टर a cos थीटा आया है ना? मींस ये जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर, इसका जो ये कंपोनेंट है, इस एरिया का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, जो ये एरिया है इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये आपको a cos थीटा की डायरेक्शन देगा। दिस विल बी a cos थीटा, दिस विल बी a cos थीटा। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने जा रहा है सामने, अगर ये a है तो ये जो एरिया होगा दिस विल बी a cos थीटा, ये एरिया a cos थीटा हो जाएगा और ये एरिया वेक्टर a cos थीटा आपको बताएगा, a cos थीटा वेक्टर होगा। क्लियर? दिस विल बी a cos थीटा वेक्टर। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप साइन थीटा की बात करोगे तो ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा, इसके ये जो एरिया है a साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो आपको a साइन थीटा देगा। मींस ये आपका a साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका a साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? मींस कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ एरिया है। ये क्या है? a cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर? a cos थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, और a sin थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर? मतलब आप इस तरीके से समझो, इस कंसेप्ट का भी काफी आगे यूज होने वाला है। क्लियर? कि ये क्या है एक्चुअली, ये प्रोजेक्शन हमने क्यों लिया। ठीक है, तो आप इस तरह से समझो कि अगर ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, और ये एक वाटर की स्ट्रीम आ रही मान लो। क्लियर? अभी मैं आपको आगे समझ में आएगा कि मैं इसको वाटर से क्यों रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से एक वाटर की स्ट्रीम आ रही है, एक पानी की सिंपल स्ट्रीम आ रही है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि इस पानी की स्ट्रीम कितना एरिया, इस वाटर का कितना एरिया
इस एरिया कितना एरिया इस एरिया की वजह से रोका जाएगा। क्लियर? मीन्स एक वाटर की स्ट्रीम आ रही है, क्लियर, और आपसे पूछा गया है कि कितना एरिया इस स्ट्रीम का इस एरिया की वजह से इस ऑब्स्टेकल की वजह से रोका जाएगा, डिस्टरबेंस में आएगा। क्लियर? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो समझिएगा। क्या आप बोलोगे? आप क्या ये बोलोगे कि पूरा एरिया ए, अगर आप ये बोल रहे हो कि पूरा एरिया इस स्ट्रीम का जो ए एरिया होगा, ए एरिया, क्लियर, ए मींस ए को अगर हम कोई नाम दे देते हैं, लेट इट टू बी 5 मीटर स्क्वायर, क्लियर, ए की वैल्यू अगर 5 मीटर स्क्वायर है, तो क्या आप ये बोलोगे कि इस स्ट्रीम का 5 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो इस एरिया की वजह से डिस्टर्ब होगा? क्या ये होगा? इसका आंसर क्या ये होगा? चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या ये होगा कि नहीं। तो ये एरिया जो है आपका, ये इस तरह से ये स्ट्रीम जाएगी और ये स्ट्रीम इस तरह से जाएगी, ये स्ट्रीम इस तरह से जाएगी, ये स्ट्रीम इस तरह से जाएगी, ये सब स्ट्रीम इस तरह से जा रही है। क्लियर? तो अगर आप सही से देखो, अगर आप सही से देख पा रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रीम इतने एरिया में नहीं, इतने एरिया में डिस्टर्ब होगी। क्लियर? जो वाटर की स्ट्रीम है, जो वाटर की स्ट्रीम आ रही है, वो इतने एरिया में नहीं बल्कि इतने एरिया से डिस्टर्ब होगी। बस यही वो एरिया है जितना एरिया स्ट्रीम का डिस्टर्ब होगा, रुक जाएगा, बाकी वाटर एज इट इज फ्लो होता चला जाएगा। आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर? फिर से एक बार समझते हैं इसको कि भाई अगर आपकी ये स्ट्रीम आ रही है वाटर की, क्लियर, ये वाटर की स्ट्रीम आपकी आ रही है और यहां पे आपका ए एरिया एक थीटा एंगल पे है, ए एरिया जो है वो थीटा एंगल पे है। क्लियर? ये जो एरिया है आपका, ये एक थीटा एंगल पे रख दिया गया है ना? तो ये जो एंगल थीटा है, इसकी वजह से एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और ए हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया 5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आपसे ये पूछा गया था कि ये स्ट्रीम कितना एरिया इस स्ट्रीम का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्रीम का ये एरिया नहीं बल्कि ये एरिया डिस्टर्ब होगा। क्लियर? तो अगर ये एरिया 5 है तो ये एरिया ऑटोमेटिकली 5 से कम होगा, क्योंकि ये एरिया 5 cos थीटा है और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे cos थीटा जो है वो cos थीटा 1 से छोटा होगा, इस वजह से ये एरिया जो है a cos थीटा वो 5 से छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि ये जो एरिया है वही स्ट्रीम से डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को अभी हमने कहाँ क्यों यूज किया, या फिर आगे कि क्या इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को आप एकदम अपनी कॉपी में साइड में नोट कर लीजिएगा कि, और खुद से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि अगर ये वाटर की स्ट्रीम आ रही है, अगर ये वाटर की एक स्ट्रीम आ रही है तो कितना एरिया वाटर का इस एरिया से अफेक्टेड हो जाएगा, इस एरिया से अफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? ये आपको पूछना है खुद से, है ना? तो आंसर जैसा कि आपको मिल गया होगा, आंसर आपको मिल गया होगा कि ए नहीं बल्कि ए cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्लियर? आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई ये अगर ए है तो ये cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये अगर ए है तो ये a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो इतना एरिया नहीं बल्कि a cos थीटा वाला एरिया इस स्ट्रीम को ऑब्स्टेकल करेगा, इस स्ट्रीम को रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर? समझ रहे हो? ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना एरिया इसका अफेक्टेड है इस एरिया की वजह से, तो वो एरिया 5 मीटर स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 5 cos थीटा मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? तो अब समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है? और अब हम आगे अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या एक्चुअली, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कंसेप्ट है, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है ये भी देखेंगे, है ना? एक तो डेफिनेशन है, जैसा कि आप बोर्ड में लिखोगे, जैसा कि आप CBSEs में लिखोगे। क्लियर? तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा एज इट इज। उसके बाद उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना, कि एक्चुअली ये हमें बता क्या रहा है। ठीक? कि और हम ये भी समझेंगे कि वो जो अभी हमने जो एक एग्जाम्पल लिया है कि भाई एक फ्लूइड फ्लो हो रहा था और उसके बीच में एक ऑब्स्टिकल रखा है ए एरिया का, तो फ्लूइड का कितना एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, वो जो हमने एग्जांपल लिया था वो बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और उसी से अपना फ्लक्स का कंसेप्ट भी आपको थोड़ा कोरिलेशन में समझ में आ जाएगा। क्लियर? आसानी से। ठीक है? तो
जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको जरा इंपॉर्टेंट अच्छे से देखें, ठीक है, फोकस होके। चलिए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज सिंपली द, अगर डेफिनेशन की हम बात करें, इट इज सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, डॉट प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और यहाँ से एक थीटा एंगल पे एरिया वेक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज डिनोटेड बाय फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए हो जाएगा, एरिया वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, है ना। तो मतलब आप खुद समझ सकते हो कि अगर थीटा 0 है तो फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, थीटा 180 डिग्री है तो फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। क्लियर, वो सब अभी हम फिगर के साथ खुद ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर, लेकिन उसके पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये जो फ्लक्स है ये रिप्रेजेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये जो ई डॉट ए आएगा या फिर ये ई ए कॉस थीटा आएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस दैट it tells us about the number of field lines crossing the area। इसको इस तरह से समझते हैं, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एक एरिया वेक्टर, ये एक एरिया है, क्लियर, जिसका एरिया वेक्टर एज वी ऑल नो इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो हमने इस तरीके से दिखा दिया है। क्लियर, अब इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी के लिए। क्लियर, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी गई है। क्लियर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दिख भी रही है कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि इनकी जो फील्ड लाइंस के बीच में जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या अंतर है। एक्चुअली अंतर सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि भाई ये बताओ मुझे इस फिगर को देख के कि इस एरिया वेक्टर ए से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये हमें निकालना है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है ये हमें निकालना है, या फिर आपको ये निकालना है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं ये किस किस चीज के प्रोपोर्शनल होगी, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेंगे। क्लियर, तो आप ये खुद समझो कि ये एरिया वेक्टर अभी इस तरीके से है, ये एरिया इस तरीके से है। अगर ये एरिया इस तरीके से है तो जो इससे लाइंस क्रॉस कर रही है, जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो लाइंस इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस हो रही है, इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, वो इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि अगर हम इस एरिया को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया विल बी इंक्रीज्ड इटसेल्फ। क्लियर, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान सुनिएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया होगा। क्लियर होंगी, और किस चीज पे डिपेंड करेंगी, तो पहली चीज तो वो इस एरिया पे डिपेंड करेंगी, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेंगी। वो फील्ड लाइंस जो क्रॉस हो रही, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्ट्रांग हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्लोजर हो जाएंगी, तो इसी एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल पा रही होंगी। आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जो इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं वो दो चीज पे तो हमें समझ में आ गया डिपेंड कर रही है। एक है एरिया का मैग्नीट्यूड और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर उसकी स्ट्रेंथ। क्लियर, और जो थर्ड थिंग है उसको कुछ आप इस तरीके से समझिए कि ये एरिया है, अगर इस एरिया को हम और वर्टिकल करते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। क्लियर, इस एरिया को हम अगर और वर्टिकल करते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। ये एरिया अभी इस तरीके से, इसको हम और वर्टिकल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि क्रॉस कर रही हैं वो बेटा बढ़ जाएंगी। क्लियर, और अगर इसको हम और हॉरिजॉन्टल करते चले गए तो एक समय ऐसा आएगा जब इस एरिया से एक भी लाइन क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर, जब ये एरिया हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्लियर,
तो इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे नहीं डिपेंड कर रही है क्रॉस करने वाली फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस हैं जो कि इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे नहीं डिपेंड कर रही हैं, वो एक और चीज पे डिपेंड कर रही है, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर? तो आप खुद समझिए कि अगर ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री ये एंगल कब होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ही है, लेकिन अगर आपका ये जो एरिया वेक्टर है ये कुछ इस तरह से हो जाए, ये कुछ इस तरह से हो जाए, मतलब ये थीटा 90 हो जाए, ये थीटा 90 हो जाए, जो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, वो अगर 90 हो जाएगा तो आप खुद समझिए कि क्या इससे कोई फील्ड लाइंस क्रॉस कर पाएंगी? क्या इससे कोई फील्ड लाइंस क्रॉस कर पाएंगी? इस वजह से जब कोई फील्ड लाइन ही क्रॉस नहीं कर रही है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स ऑलरेडी 0 हो जाएगा। समझो? It means what? That the electric flux will tell us about the number of field lines crossing the area. ठीक है? Crossing the area. यहाँ तक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है? आगे समझते हैं। अगर हम इसको परपेंडिकुलर कर दें तो उस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा, अगर हमने इसे हॉरिजॉन्टल कर दिया तो फ्लक्स 0 हो चुका है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई सिंपल कि एक्चुअली में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब जरा हम फॉर्मूले को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा था एक्चुअली वो हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो समझिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E dot A, E for electric field vector and A for area vector, which is perpendicular to area. Clear? This E dot A will be written as EA cos theta, where theta is the angle between electric field and area vector. Clear? तो यहाँ से आप ये समझिए कि भाई ये एरिया था और ये उसका एरिया वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, मतलब जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है। ठीक है? अब ये एंगल अगर थीटा है स्टूडेंट्स तो ध्यान से समझिए, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सोचिए, इस तरह सोचिए कि जब अगर इस एरिया को हम हॉरिजॉन्टल कर दें तो इसका परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल। अब इस एरिया को अगर हमने थीटा से टिल्ट किया है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी थीटा से ही टिल्ट होगा। ठीक है? तो अगर ये थीटा है तो ये ऑलरेडी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो एक जनरल मैंने फिजिक्स के तरीके से बता दिया। ठीक है? कि भाई ये इसका अगर एरिया वेक्टर, ये अगर इस तरह से सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर थीटा एंगल से घूम रहा है तो ये भी थीटा एंगल से ही घूमेगा। ठीक है? तो इस वजह से ये अगर थीटा है, दिस इज थीटा, देन दिस विल ऑल्सो बी थीटा। क्लियर? अगर हम इसको इस एरिया वेक्टर को रोटेट करके वर्टिकल कर दें तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है? इस एरिया को रोटेट कर दें, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है? तो यही ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। क्लियर? आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है? और समझिए, बाकी आप इसको मैथ से भी कंक्लूड कर सकते हो, इसको आप मैथ से भी कंक्लूड कर सकते हो कि भाई ये एंगल 90 है तो इस तरह से ये थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो कि, और ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा दिस विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा, एंड इफ दिस होल विल बी 90 देन दिस विल बी थीटा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फिजिक्स से ही हम समझेंगे कि भाई ये एंगल, ये एरिया अगर हम थीटा से घुमा रहे हैं, क्लियर, तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये भी थीटा से ही घूमेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एरिया ए वेक्टर है, क्लियर, तो जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया आएगा वो एरिया कितना हो जाएगा वो निकालिए। वो एरिया सिंपली ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अब इस एरिया को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, दिस विल बी ए कॉस थीटा एंड दिस विल बी ए साइन थीटा। स्टूडेंट्स क्लियर? हमने इस एरिया वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है, अब आप खुद बताइए, अब आप एक चीज खुद बताइए कि ये जो एरिया वेक्टर था, अब इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, ये वर्टिकल वेक्टर हो गया, ये वर्टिकल वाला एरिया हो गया और ये हॉरिजॉन्टल वाला एरिया हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वर्टिकल वाला एरिया कितना हो जाएगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस विल बी ए कॉस थीटा,
और ये हॉरिजॉन्टल वाला एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए साइन थीटा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप ही बताइए ए साइन थीटा को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ए साइन थीटा वाले एंगल को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कि भाई इसमें जो फील्ड लाइंस हैं कोई क्रॉस ही नहीं कर रही है ना, मींस इस ए साइन थीटा से जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? और ए कॉस थीटा को अगर हम देखें तो इससे कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, इससे इतनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं कि ई इंटू ए कॉस थीटा के बराबर फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। मतलब जो भी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वो इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर? क्योंकि अब हमने थीटा को रिजॉल्व कर दिया है। क्लियर? अब इस जो ये जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, वही रहेगी। क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमने इसे रिजॉल्व कर दिया। समझ लो? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, एरिया वेक्टर ए है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां से ये ई जो है ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस एरिया का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस एरिया ए का प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा। क्लियर? फिर से समझिए कि ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा जो है वो इस एरिया ए का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा। क्लियर? इस एरिया ए का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है वो ए साइन थीटा है स्टूडेंट्स, वो ए साइन थीटा है। क्लियर? और उससे कोई भी फ्लक्स नहीं है, तो उस एरिया को फ्लक्स में नहीं कंसीडर किया गया है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये ई डॉट ए फ्लक्स कैसे आया, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्लियर? तो ई ए कॉस थीटा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जहां से आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक, तो फ्लक्स आपको क्या समझा रहा है, फ्लक्स आपको क्या बता रहा है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। और ये फ्लक्स आपका ये जो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है उस एरिया को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली चीज। दूसरी कि कितना एरिया है, तीसरी चीज कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको एक मैं टास्क दे रहा हूं, ठीक है, कि जब ये थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 हो जाए, थीटा इक्वल टू 180 हो जाए, थीटा इक्वल टू 45 हो जाए, इन चार एंगल के लिए आप अलग अलग एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के चारों केसेस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीजिएगा, लेफ्ट टू राइट लीजिएगा। क्लियर? तो जल्दी से आप इनको बनाइए, फिर इधर आइए, फिर इधर चेक कीजिए क्या यही आ रहा है। तो दीज आर द ऑल 4 केसेस कि जब थीटा एक बार आपका 0 हो। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री होगा, उसका मतलब क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है वो 0 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? तो एरिया वेक्टर आपका राइट डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होता है, तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? मींस आपकी ये पिक्चर होगी। क्लियर? अब आप समझ रहे हो, इस पिक्चर को देख के आप समझ जाओगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया है वो ऑलमोस्ट ए हो चुका है। क्लियर? मींस इस केस में जो फ्लक्स होगा वो सिंपली ई ए हो जाएगा, ई इंटू ए। आप उससे भी समझ सकते हो फॉर्मूले से कि ई ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 1, हेंस इट विल बी सिंपली बी ई ए। क्लियर? और आप अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको क्या बता रहा है कि थीटा इक्वल टू 180 है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 180 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो एरिया जो हो जाएगा, जो सरफेस होगी वो परपेंडिकुलर टू एरिया होती है, तो वो इस तरह से आपको दिख रही है। क्लियर? इस समय आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स निकालोगे वो इस बार आपका फाई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ए हो जाएगा, माइनस ई ए हो जाएगा। ये माइनस आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इस फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो राइट साइड जा रही हैं, वो क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, और इसमें वो जो लाइंस हैं वो जा तो राइट साइड नहीं लेकिन एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड है। मतलब इस बार हम ऑब्जर्व यहां से कर रहे हैं। क्लियर? और इस बार हम ऑब्जर्व यहां से कर रहे थे।
तभी तो एरिया वेक्टर राइट साइड था। मतलब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये फ्लक्स बता रहा है कितनी फील्ड लाइंस एरिया के अंदर आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये फ्लक्स हमें बताएगा कि कितनी फील्ड लाइंस एरिया के अंदर जा रही हैं। क्लियर? तो अंदर आ रही हैं और अंदर जा रही हैं, बस यही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। जब हम आगे फ्लक्स की बात करेंगे, जब हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे समझिए, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा उसका क्या मतलब है ना? तो थीटा 90 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब एरिया वेक्टर अगर हम ऊपर दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट साइड हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री है, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो सरफेस इस तरह से हो जाएगी, तो आप खुद समझो, आप खुद समझने की कोशिश करो कि क्या इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है? तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद सरफेस के पैरेलल है, तो क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्लियर? हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू 0। और जब हम इस केस की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो एरिया जो सरफेस हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी, सरफेस इस तरह से हो जाएगी। तो अब आप समझ रहे हो कि जब आप बात करोगे फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इनटू एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मींस E cos थीटा, सिंपली E cos 45। cos 45 आपको ये एरिया दे देगा, ये एरिया जो प्रोजेक्टेड एरिया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, A cos 45, ये आपको, इसको मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। क्लियर? तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस एरिया विल बी इक्वल टू A cos 45। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो आपको अगर कभी भी फ्लक्स पूछा जाए तो उसका सिंपल सी एक कंसेप्ट है दैट E डॉट A मीन्स EA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये आपको बताता क्या है, जो फिजिकली फेनोमेना है, जो फिजिकल मीनिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो ये है कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर को देख रहे हो, इस फिगर को चेक करो कि ये एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो थीटा एंगल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ये एरिया वेक्टर बना रहा है, ठीक। अब आपको इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली क्या है, E डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिंपली क्या है, E डॉट A, ठीक, मींस EA cos थीटा। और ये A cos थीटा जो है ये आपको फिजिकल मीनिंग में समझने के लिए आपको इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि ये A cos थीटा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है जो कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली बता क्या रही हैं। तो आप यहां से समझिए इस स्टेटमेंट से कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू A मींस this whole A, clear, is same as that of A cos थीटा। जो फील्ड लाइंस इस A को क्रॉस कर रही हैं, इस पूरे A को क्रॉस कर रही हैं, वही फील्ड लाइंस इस A cos थीटा को भी क्रॉस करेंगी, क्लियर। आप इस तरह समझिए, ये एरिया वेक्टर, क्लियर, जो जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर को क्रॉस करेंगी उतनी फील्ड लाइंस इस A cos थीटा को भी क्रॉस करेंगी। ये उसी तरह से हो गया जो हमने आपको वाटर वाला एग्जांपल बताया था कि वाटर फ्लोइंग टेंडेंसी में है, क्लियर, मींस वाटर फ्लो हो रहा है इस तरह से। तो मैंने आपसे पूछा था कितना एरिया वाटर का इस ऑब्स्टिकल की वजह से अफेक्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि भाई ए एरिया इस स्ट्रीम का जो ए क्रॉस सेक्शन का ए पार्ट होगा एरिया का, वो नहीं बल्कि सिर्फ A cos थीटा जो होगा वही स्टॉप किया जा सकता है, क्लियर, इस ऑब्स्टिकल से। बाकी तो फ्लो होता चला जाएगा, इतना एरिया बस छूटेगा, बाकी फ्लो होता चला जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि एरिया सिर्फ ये है जो कि इस स्ट्रीम को रोक पा रहा है, तो वही एरिया होगा जो जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, पूरे एरिया नहीं, ठीक है, पूरा एरिया नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये आपका मतलब है बस एक फ्लक्स का, ठीक है। तो फ्लक्स में आपको निकालने के लिए क्या करना है, आप प्रोजेक्टेड एरिया लोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड से इनटू कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी जो कि उस एरिया को क्रॉस करेंगे, मींस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी एन एग्जांपल व्हिच विल क्लियर योर मोर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर। तो समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखें। आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, और शायद आपने ये एग्जांपल पहले भी कहीं देखा हो, ठीक है। चलिए देख,
तो अब आपकी एक बेसिक थिंकिंग बन चुकी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, एरिया वेक्टर को लेके, है ना। तो अब एक हम सिंपल सा फॉर्मूला समझ लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, जो हम हर जगह यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रीजन में, अगर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बीच की डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी, और उस केस में हम जब फ्लक्स की बात करेंगे तो वो सिंपली E डॉट ए हो जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्लियर, या फिर हम कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा हो जाएगी, क्लियर। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एरिया के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म ना हुई, मीन्स अलोंग द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिंग है, क्लियर, मीन्स वेरी कर रही है, कुछ चेंज हो रही है, क्लियर, या फिर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मीन्स कांस्टेंट नहीं है पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, वो वेरिएबल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में तो भाई हम ये नहीं लगा सकते ना कि ई डॉट ए, क्योंकि अगर हमने ई डॉट ए बोला तो किस पॉइंट पे ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रही है ना एरिया के साथ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एरिया के साथ वेरी करेगी तब हम उस समय ई डॉट ए का यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्या यूज करेंगे, तो फिर से हम वही अपने इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट पे आ जाएंगे, मीन्स हम उस पूरे एरिया में एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे ds, क्लियर, और उस ds पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे फाई, मीन्स जिसको हम डी फाई बोलेंगे, डी फाई बोल देंगे, और अब हम पूरे एरिया के लिए उस डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कि भाई यहाँ पे जब ये वो फॉर्मूला है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना तब हम निकाल रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी तो ई डॉट ए सिंपली ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी अलोंग एरिया, तब हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया, मान लीजिए ये एरिया वेक्टर है, क्लियर, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस एरिया में हम ds का एरिया लेंगे, एक छोटा सा एरिया ds ले लेंगे, और उस ds की वजह से हम यहाँ पे जो फ्लक्स निकालेंगे वो d फाई हो जाएगा, और वो d फाई स्टूडेंट्स क्या होगा, वो सिंपली E डॉट ds हो जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। अब हमें टोटल फ्लक्स चाहिए होगा, अगर अब हमें टोटल फ्लक्स पूरे एरिया से चाहिए होगा तो हम सीधे इस डी फाई को ही इंटीग्रेट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, क्लियर। तो ये अपना सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट आ गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होगी तब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी एरिया से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, जो हमारा फ्लक्स के कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा। समझिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी हुई है, ये कैपिटल E की लाइंस हैं, क्लियर, और ये एक सिलेंडर दिया है जिसका बेस का एरिया, जिसका फ्लैट एरिया आपको A दिया हुआ है, और लेंथ उस सिलेंडर की स्मॉल l दी हुई है, ठीक है। तो आपको इस सिलेंडर से फ्लक्स फाइंड करना है, तो चलिए समझते हैं, ठीक है। शायद आपने इस तरह क्वेश्चन पहले लगाया हो, ठीक है। तो हम इस पूरे सिलेंडर को 3 एरिया में डिवाइड कर देंगे, 1, 2 एंड 3, क्लियर। और अगर हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं सिलेंडर को, तो एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में होगा, और इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर राइट साइड होगा, और इधर का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ये वाले फॉर्मूले से चलेंगे, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस एरिया से जो फ्लक्स है उसको φ1 मान रहे हो, इस एरिया से जो फ्लक्स है उसको φ1 मान रहे हो, इस एरिया से जो फ्लक्स है उसको φ2 मान रहे हो, और इस एरिया से जो फ्लक्स है उसको φ3 मान रहे हो, तो स्टूडेंट्स जो नेट फ्लक्स होगा फाई, दिस विल बी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा, क्लियर। तो निकालते हैं φ1 क्या है, तो φ1 इज सिंपली E डॉट ए, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट साइड है और इस केस में एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड है, hence it will be E dot A means EA cos theta is equal to 180 here, because electric field will be in right direction, area vector will be in left direction, hence the angle between electric field and area vector will be 180 degree, hence cos 180 is -1, so this will be minus EA, φ1 की वैल्यू निकाल दी है। φ2 की बात करते हैं, तो φ2 की जब हम बात करेंगे तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन राइट डायरेक्शन एंड A2 एरिया वेक्टर जो 2 है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो परपेंडिकुलर टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से cos 90 आएगा, cos 90 विल बी 0, हेंस द phi2 द वैल्यू ऑफ phi2 विल बी 0 इटसेल्फ। क्लियर? प्लस जब हम phi3 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो phi3 समझिए कि एरिया वेक्टर इस बार राइट हैंड साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड थी, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब phi जो है phi3 जो है वो EA cos 0 हो जाएगा, मीन सिंपली EA हो जाएगा। ठीक है, EA हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप ये समझिए इस माइनस का क्या मतलब है और इस प्लस का क्या मतलब, ये प्लस क्यों ये माइनस क्यों। ठीक है, तो ये समझिए कि भाई ये आपको माइनस साइन बता रहा है कितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर आई, कितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के अंदर आई, और ये माइनस साइन आप ये पॉजिटिव आपको बता रहा है कितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के बाहर चली गई। क्लियर? तो कितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के अंदर आई और कितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर से बाहर चली गई। क्लियर? तो ये आपको बता रही हैं ये प्लस और माइनस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल लाइंस बताओ, टोटल लाइंस बताओ जितनी जो लाइंस इस सिलेंडर को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, क्रॉस करने का मतलब कि इस सिलेंडर के अंदर जा रही हैं। क्लियर? तो वो लाइंस 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितनी लाइंस इस सिलेंडर के अंदर जा रही हैं स्टूडेंट्स, उतनी लाइंस बाहर भी आ रही हैं। क्लियर? इसका मतलब अगर हम बात करें कि नेट फ्लक्स इस सरफेस से क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट फ्लक्स आपको बता रहा है कितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के अंदर गई हैं। ठीक है, कितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के अंदर गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें कोई भी फील्ड लाइंस अंदर नहीं गई है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर गई हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी आ चुकी हैं। मींस जितनी फील्ड लाइंस अंदर गई हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी आ चुकी हैं, इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं गई। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं जितनी फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर से बाहर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के अंदर भी आ रही हैं। इस वजह से इससे जो नेट फ्लक्स है वो 0 हो चुका है। क्लियर? तो नेट फ्लक्स किस केस में 0 नहीं होगा, है ना? ये क्वेश्चन मैंने एक बार पूछा था आपसे कि नेट फ्लक्स किस केस में 0 नहीं होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स नेट फ्लक्स इस केस में तो देखिए 0 है, इस केस में 0 है, तो नेट फ्लक्स सिर्फ उस केस में 0 नहीं होगा जिस केस में अंदर आने वाली फील्ड लाइंस बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस के इक्वल ना हो। मींस नेट में कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो ऑब्जेक्ट से, या फिर नेट में कोई फील्ड लाइंस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही हो। क्लियर? सिर्फ वही एक केस होगा जिस केस में नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी 0। एक क्लोज सरफेस, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब चारों तरफ से बंद है ये सरफेस। क्लियर? चारों तरफ से बंद है, तो कोई भी ऐसी सरफेस है जो कि क्लोज है। ठीक, तो उस सरफेस से अगर आप नेट फ्लक्स निकालोगे तो वो नेट फ्लक्स तभी 0 नहीं आएगा जब उस सरफेस में अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल ना हो। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तभी पॉसिबल है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आने वाली और बाहर जाने वाली अलग अलग हो जाए, या फिर कोई अंदर चार्ज पार्टिकल रखा हो। क्लियर? तो ये हम समझते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट आपका गॉस थ्योरम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो गॉस थ्योरम क्या है अब हम इसको समझने वाले हैं। तो पहले ये न्यूमेरिकल एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि भाई इस सरफेस से, इस सिलेंडर से जो नेट फ्लक्स है वो 0 है। और क्यों 0 है? क्योंकि जितनी अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उतनी बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं। तो जब अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल नहीं होंगी, उस केस में हमारा फ्लक्स 0 नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा अगर अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल नहीं है। तो ये कब केस आएगा ये हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए कि व्हेन विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is not equal to 0 through this cylinder. Clear? When the electric flux through this cylinder will not be equal to 0. Clear? और आंसर में आप लिख लीजिएगा गॉस थ्योरम। ठीक है, आंसर में आप लिख लीजिए गॉस थ्योरम। जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो तब उसके बाद आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस मूव टू सेकेंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। क्या है? Find the flux of the electric field through the curved surface of a hemisphere of radius r if it is placed in a uniform electric field E. Clear? तो ये आपको एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। क्लियर? ध्यान रखिए ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है। क्लियर? इसमें ये वाली जो सरफेस है ये ओपन है। ठीक है, ये वाली जो सरफेस आपको दी है, ये जो फ्लैट सरफेस है स्टूडेंट्स, ये ओपन है, ये समझने की बात है। ये सरफेस अगर ओपन है तो आपसे पूछा गया है कि ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये जो हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अगर इस स्फीयर की रेडियस r है और दूसरी चीज ये इलेक्ट्रिक फील्ड
ई है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे आइएगा, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन पे आइएगा, ताकि आप जो गलतियां कर रहे हो वो आपको समझ में आ जाएं। क्लियर? ऐसा अगर मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, आप सॉल्यूशन देख लेते हो तो आप वो गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है, और गलती नहीं कर पाओगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, बेसिक है एकदम, ठीक। तो ये एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ठीक है, और ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक। और इसकी वजह से आपको इस कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो E डॉट A होता है, ठीक है, वो E डॉट A होता है, मीन्स EA cos थीटा, वेयर A cos थीटा की अगर हम बात करें, है ना, A cos थीटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम इस A cos थीटा की बात करते हैं तो ये A cos थीटा जो है ये A परपेंडिकुलर से मैंने दिखाया कई जगह। तो ये A cos थीटा क्या है, A परपेंडिकुलर है, मींस एरिया वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी कंसेप्ट का यहाँ हम यूज करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करने वाले हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कुछ नहीं बल्कि E डॉट A परपेंडिकुलर हो जाता है, E इंटू A परपेंडिकुलर, क्लियर, E इंटू A परपेंडिकुलर सिंपली, ठीक है। E इंटू A परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो आप खुद समझिए, आप खुद समझिए कि भाई अगर E इंटू A परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, तो क्या आपको, वैसे तो आपको इस एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्लियर, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट से चलोगे तो इस कंसेप्ट से आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कंसेप्ट से सिर्फ आपको इस एरिया का प्रोजेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो DA, अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट DA लेते हो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट हमने DA लिया, क्लियर, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक। पहले समझते हैं कि आएगा क्या, आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एरिया का प्रोजेक्शन निकालते हो, इस एरिया का प्रोजेक्शन निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा, इसका प्रोजेक्शन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि ये अगर एरिया वेक्टर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक, तो हमें ये एरिया नहीं, हमें ये परपेंडिकुलर एरिया लेना होगा, और ये परपेंडिकुलर एरिया स्टूडेंट यही A cos थीटा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर। तो उसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं कि भाई हमें ये एरिया नहीं, हमें ये एरिया लेना, और ये एरिया डियर स्टूडेंट्स ये पाई R स्क्वायर है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा E इंटू पाई R स्क्वायर। बस ये सिंपल सा आपका आंसर है, कैपिटल R होगा क्योंकि दिया गया है, जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो पाई R स्क्वायर इंटू E, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये तो अपना बेसिक हो गया, क्लियर, और अच्छे से जरा समझते हैं, तो देखिए हम एक छोटा सा एरिया, अगर यहाँ पे एक इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया DA ले लेते हैं, कितना, DA ले लेते हैं, DA, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि ये एरिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है, ये एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाएगा, ये मान लीजिए एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है DA, तो ये एरिया वेक्टर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाएगा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल आपका थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना, ये भी थीटा हो जाएगा, ये अंदर वाला एंगल दिस विल बी थीटा, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये DA है, अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो DA cos थीटा ये आ जाएगा, डियर स्टूडेंट्स DA cos थीटा ये आ जाएगा, और ये कुछ नहीं है, ये DA cos थीटा सिर्फ एक इस रीजन का पार्ट है, DA cos थीटा, क्लियर, हेंस दिस इज DA cos थीटा, दिस इज DA cos थीटा, और ये DA cos थीटा सिर्फ इस रीजन का एक पार्ट है। तो अगर हम इस तरह के छोटे छोटे DA लें और उनका प्रोजेक्शन लें, ठीक है, तो वो बेस के एरिया के ही इक्वल आ जाएगा। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में, क्लियर, कि भाई ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो पूरा इस एरिया का जो प्रोजेक्शन आ रहा है, इस पूरे एरिया का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो इस बेस के एरिया के ही बराबर होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे एरिया का जो प्रोजेक्शन आएगा वो इस बेस के एरिया के बराबर होगा, क्लियर, और वही हमने यहाँ पे कर दिया है। तो हमने सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया है दैट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है। अच्छा खुद सोचिए कि ये अगर जो सरफेस थी ये ओपन सरफेस ना होके एक क्लोज सरफेस होती और तब हम इससे फ्लक्स निकालते, तो वो फ्लक्स कितना आता डीएस में। हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं। क्लियर? एक तो ये सिंपल मैंने बता दिया कि भाई ये आपने प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लिया और ये प्रोजेक्टेड एरिया से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ चुका है। क्लियर? इस ओपन सरफेस से। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे मेथड की। क्लियर? तो आप खुद सोचिए, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि अगर ये जो आपकी सरफेस थी, ये एक ओपन सरफेस ना हो कि यहां से क्लोज सरफेस होती, तब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता। सब कुछ भूल जाइए, बस ये बताइए, ठीक है, कि अगर ये सरफेस आपकी क्लोज होती, यहां से हम फ्लैट सरफेस को बंद कर देते, तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस बार वो कितना होता। आधे लोग ने आंसर बता भी दिया होगा कि वो 0 होता है ना। क्यों 0 होता? क्योंकि एक एग्जांपल में हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं ना भाई, कि अगर ये इस तरह की सरफेस है, क्लोज सरफेस, और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है, ठीक है, या फिर हम क्या है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो इस तरह की क्लोज सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, एक एग्जांपल में अभी हमने सिलेंडर वाले एग्जांपल में देखा था, वो 0 होता है। क्लियर? कब 0 होगा ये हम गॉस लॉ से देखेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो उस सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो भाई अगर ये सरफेस क्लोज होती तो नेट फ्लक्स 0 होता, ठीक है। तो हम इस सरफेस को, इस हेमिस्फीयर को, इस क्लोज हेमिस्फीयर को दो पार्ट में बांट देंगे। एक ये सरफेस हो जाएगी और एक ये कर्व सरफेस हो जाएगी। तो phi1 मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस phi2 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो phi2 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, phi2 की अगर हम बात करते हैं तो phi2 क्या हो जाएगा, phi2 एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, phi2 विल बी पाई r स्क्वायर इंटू E phi1, तो phi1 ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। क्लियर? प्लस phi2 विल बी सिंपली E डॉट ए, और E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेफ्ट साइड है और एरिया वेक्टर राइट साइड है, मींस पाई r स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos 180। क्लियर है? ठीक है। हेंस दिस विल बी E पाई r स्क्वायर इंटू -1। क्लियर? तो यहां से आप अगर निकालोगे तो phi1 आ जाएगा आपका, phi1 इस बार भी आ जाएगा E डॉट पाई r स्क्वायर। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो हमने ये दूसरा मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हमने इस सरफेस को क्लोज सरफेस मान लिया, और हम जानते हैं कि क्लोज सरफेस जब तक उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, ठीक है, गॉस थ्योरम में अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन हमने फिर भी आपको एक हिंट दे दिया था पिछले क्वेश्चन में कि सिलेंडर में तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा जब तक सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज ना आ जाए। क्लियर? उसी तरीके से जब तक इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आता तब तक इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, चाहे बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा दो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, फ्लक्स 0 होगा जब तक अंदर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो फ्लक्स इसका 0 है, ठीक, तो टोटल फ्लक्स 0 है, तो phi1 प्लस phi2 विल बी 0। हमने इस टोटल को दो पार्ट में बांट दिया, एक फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो phi1 है, और जो फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स है वो phi2 है। phi1 प्लस phi2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। phi1 हमें निकालना है, phi2 हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेफ्ट साइड है, एरिया वेक्टर राइट साइड है, तो एंगल इनके बीच में 180 हो जाएगा। हेंस दिस विल बी E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू cos 180, दिस विल बी -1 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा phi1 इज इक्वल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आई होप दैट दिस न्यूमेरिकल इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट आपके फ्लक्स के पकड़ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने जैसा कि आपको सजेस्ट किया है कि आप प्री रीडिंग्स करते रहोगे, ठीक है, प्री रीडिंग्स करते रहोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, मेरे सॉल्यूशन देखने के पहले खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, और साथ साथ रिवीजन करते रहोगे अपना आप, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी बात कर ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफ़ी बात कर ली है, कूलॉम्स लॉ के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट छोटे छोटे आप अगर रिवीजन में रखोगे, ठीक है, तो चीज़ें आपकी और आगे क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। हम और आप साथ में मिलके बहुत जल्दी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? बस आप बने रहिए सुप्रीम 60 के इस चैनल में, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको डेली इस तरीके के कंसेप्ट बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम होने वाली है। क्लियर? इससे फिर उसकी एप्लीकेशन भी हम देखेंगे कि उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे।
बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर इनसाइड आउटसाइड एंड एट सरफेस, और हॉलो स्फीयर की वजह से भी इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे जो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से। क्लियर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो हम फिर से फाइंड करेंगे। क्लियर, वो हम फिर से देखेंगे बट विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। ठीक है, और IIT JEE में बहुत पूछी जाती है। क्लियर, और CBSE में भी पूछी जाती है, हर तरह से इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।